हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर आया हूं। आज आप वो वीडियो देखिए और इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दूं और मेन पॉइंट्स मैंने खुद इसमें लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो 8 पॉइंट्स मेन हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। दूसरा, इसका काल, इसका टाइम पीरियड, ये कब तक थी, ये कहाँ तक फैली हुई थी, भारत में इसका क्षेत्रफल क्या था, कहाँ कहाँ पर से इसके अवशेष पाए गए हैं। ये काल एवं विस्तार में प्रागैतिहासिक काल, ये तीसरा टॉपिक है। ये एक छोटा टॉपिक है, बस मैं ये समझाने के लिए कि ये सभ्यता मतलब ये किस टाइम पीरियड में थी, इसका एग्जैक्ट आपको क्लियरली विजिबल हो वो चीज़, इसलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक इसमें ऐड किया है। और चौथा है केंद्र एवं प्रमुख शहर, मतलब इसके कौन कौन से केंद्र थे, कौन कौन से प्रमुख शहर थे, ये सब बातें फोर्थ पॉइंट में इंक्लूड की हैं मैंने। पांचवा पॉइंट है नामकरण, इस सभ्यता का नामकरण, इसके कौन कौन से नाम हैं, ये नाम किसने दिए और वर्तमान नाम, ये सब बातें हैं। ये भी छोटा टॉपिक है। इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, ये इसका अगला टॉपिक है। सभ्यता के मौलिक लक्षण, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये मैंने इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी ये मैं नीचे भी बताऊंगा। और आठवां पॉइंट है पतन या विनाश, इस सभ्यता का बहुत ही कम टाइम में पतन हो गया। ये बहुत ही रहस्यमयी सभ्यता थी, आज भी इस पर रिसर्च होती है, लोग इसके बारे में पूरा नहीं जान पाए हैं। तो इसका पतन क्यों हुआ, इसका भी कोई साफ कारण नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि सभ्यता का पतन का कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस सभ्यता के मौलिक लक्षण में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला, कला, जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो इस सभ्यता के मौलिक लक्षण में पहला है कला। कला किसी भी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सी बातें आती है, जैसे वास्तुकला मतलब भवन निर्माण से संबंधित, मूर्ति कला, धातु निर्माण, कौन सी धातु यूज़ होती थी, कैसे वो लोग बनाते थे, मुद्रा निर्माण, मुद्राएं किस चीज़ की बनती थी, और पाषाण कला, गुड़िया निर्माण, चित्रकला, नृत्य संगीत कला, लेखन कला, ये सब चीज़ें कला के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक जीवन, उनका रहन सहन क्या था, क्या मान्यताएं थीं, और परिवार कैसे होते थे, मातृ मातृ प्रधान था या पितृ प्रधान था, ये सब चीज़ें हैं। तो असल में वो मातृ प्रधान सभ्यता थी, ऐसा ज़्यादातर मानते हैं इतिहासकार। और आर्थिक जीवन कैसा था, ये सभ्यता, सबसे बड़ी बात ये अर्थव्यवस्था की ओर ज़्यादा झुकी हुई थी। यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा विकसित रूप में इसके वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वणिक सभ्यता थी, वाणिज्यिक सभ्यता थी। वणिक वर्ग के हाथ में शासन भी था, ऐसा लोग मानते हैं। और धार्मिक जीवन इनका कैसा था, चौथा पॉइंट है कौन कौन सी मान्यताएं थी। एक स्नानागार मिला है, उसके आसपास पुरोहितों के बैठने का स्थान है। तो और पशुपतिनाथ की जो अंकन मिला है, और ढेर सारे लिंग एवं योनि मिले हैं। तो ये उनके धार्मिक जीवन से रिलेटेड मान्यताएं भी आती हैं। तो अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले पहला टॉपिक जो था मैंने बताया, खोज। तो पहला टॉपिक खोज है। सबसे पहले 1826 ईस्वी से बात शुरू होती है, 1826। 1826 में चार्ल्स मर्सन एक अंग्रेज था, उससे इस बात का पूर्वाभास हुआ कि यहाँ कोई सभ्यता है। उसने देखा इस चीज़ों को, तो क्योंकि उसे लगा कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता है अवशेषों को देखकर, तो उसने इसको 1842 में एक लेख भी प्रकाशित करवाया। उसने बताया कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है जिसका नाम हड़प्पा उसने रखा। ठीक है, हड़प्पा के बारे में बताया उसने कि एक प्राचीनतम नगर भारत में है, हड़प्पा, उसके बारे में उसने जानकारी दी 1826 में। उसे पूर्वाभास हुआ, 1842 में उसने लेख प्रकाशित करवाया। अब आते हैं 1831 में, 26 के बाद 31 में हम लोग आते हैं। कर्नल बंस, ये कर्नल बंस जा रहा था 1831 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह से मिलने।
और यही एक राजा ये थे, इनके पास कोहिनूर हीरा भी था। ये आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे। पंजाब में थे, बहुत महान राजा थे, कभी हारे नहीं थे। कर्नल बंश जब इनसे मिलने गया था तो उसने हड़प्पा के खंडहरों का अवलोकन किया था। हड़प्पा के खंडहरों का उसने अवलोकन किया था, अच्छे से अवलोकन किया था। 1831 में कर्नल बंश ने अवलोकन किया था। अगला है 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडहरों का सर्वे किया और 1861 में उसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की। 1853 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा के खंडहरों का सर्वेक्षण किया। 1861 में उसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की। ये कनिंघम। उसके बाद आते हैं 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जब कराची इस टाइम पाकिस्तान में है, कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जॉन और विलियम, कराची लाहौर दोनों ही असल में पाकिस्तान में है। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो दो भाई थे, जॉन विलियम, उनको बोलते हैं बर्टन बंधु। इतिहास में उन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जब वहाँ उस जगह की खुदाई की तो उन्हें ईंटें मिली। असल में वो हड़प्पा का टीला था, ठीक है। तो उस टीले से उन्हें मिली ईंटें। तो उससे लोग डर भी गए, कुछ लोग इसे भगवान की देन मान करके अपने घरों में उसका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत पुराने घर हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। अगला आता है 1857 में, जब भारत में क्रांति हो रही थी 1857 की। तब अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसने फिर से सर्वेक्षण किया और 1861 में उसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1902 में यही पुरातत्व विभाग जो है, 1857 किस लिए महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोबारा सर्वेक्षण किया। 1861 में उसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और 1902 ईस्वी में कर्जन ने इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भी कर दिया। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने कई जगहों पे खुदाई कार्य शुरू कर दिए। 1920 में खुदाई स्टार्ट हुई तो 1 साल लगभग खुदाई चली। तो क्योंकि ये खुदाई इतनी आसान नहीं होती, एक एक लेयर उसकी अलग की जाती है और उसमें एक एक अवशेष का बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उसी पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना कनिंघम ने की थी, उसके अध्यक्ष थे ये जॉन मार्शल ने। उनके आदेश से दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते टाइम आप लोग को सबसे मेन इन्हीं दोनों का नाम आता है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आता है 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा की तो खोज हो गई थी, मोहनजोदड़ो की उन्होंने खोज की। यहाँ पे एक पुराने नगर के बारे में उन्हें पता चला। कब? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी। अगला 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने घोषणा की कि भारत, अब खोज तो हो चुकी थी, तो जॉन मार्शल ने घोषणा की कि भारत में सिंधु घाटी में एक अति प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है। इसकी उन्होंने घोषणा की।
कब घोषणा की? 1924 ईस्वी में। तो ये कुछ सन हैं, आप लोग मेन हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 1920, 21, 22 और 24, इन चारों सन में क्या हुआ, और 1857 तक क्या हुआ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर हम लोग आते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल एवं विस्तार। इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता मानी जाती है। हालांकि इसको लेकर भी बहुत से मत हैं, लेकिन मुख्यतः यही 2500 से 1750 ईसा पूर्व तय की गई है ये सभ्यता। इसमें इतिहासकारों में मतभेद हैं। और ये सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी। समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक विस्तृत सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। तो इसका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहाँ तक विस्तार था? तो उत्तर प्रदेश में, पूर्व से स्टार्ट करता हूँ मैं, ईस्ट में उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, वहाँ तक यह सभ्यता पूर्व में विस्तृत थी, वहाँ तक इसके अवशेष मिले हैं। और पश्चिम में आ जाए तो बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हमको क्या मिलता है? सुतकांगे डोर। यहाँ पे आलमगीरपुर, इधर सुतकांगे डोर। ये बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे? दाश्क या दमश्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर स्थित है। ये बलूचिस्तान में स्थित है। फिर आते हैं ये है पूर्व और पश्चिम का हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उत्तर में हम आते हैं तो उत्तर में जब हम आते हैं तो हमें चेनाब मिलता है। चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे अखनूर ज़िला जो कि मांडा, वहाँ पे हमको इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये उत्तर में हो गया। और दक्षिण में जब हम आते हैं तो उत्तर में हमारा कौन सा हो गया? उत्तर में हमारा चेनाब नदी, अखनूर ज़िला जो कि मांडा में है। तो वहाँ पे हमको चेनाब नदी के किनारे इसके अवशेष मिलते हैं। और जब हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में हमें मिलता है प्रवरा नदी, गोदावरी नदी के किनारे जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर महाराष्ट्र में भी गोदावरी नदी आई है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको दैमाबाद, अहमदनगर, वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो 4 प्रमुख हो गए, ये चारों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर में चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर, अखनूर ज़िला। दक्षिण में प्रवरा या गोदावरी नदी इसको बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में है, दैमाबाद, अहमदनगर। दाश्क नदी बलूचिस्तान, सुतकांगे डोर, ये हो गया पश्चिम में आपका। और पूर्व में हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, मेरठ। और संपूर्ण क्षेत्र 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का पहले माना जाता था। लेकिन आधुनिक खोज, अगर 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर ऑप्शन में है तो आप इसको टिक कीजिएगा। लेकिन आधुनिक खोजों में 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि खोजें लगातार हो रही हैं अभी भी। ये इसका आकार पहले त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर शेप का था, लेकिन अब इसका रिसर्च में पता चला है कि इसका आकार विषम चतुर्भुजाकार था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। जैसा मैंने पहले ही बोला था, इस टॉपिक में हम जानेंगे, छोटा टॉपिक है, कि आखिर ये सभ्यता किस समय में थी। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल हम लोग जानते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। इंसान बहुत विकसित नहीं था तब, वो पत्थरों के
हथियार बनाता था, उन्हीं का इस्तेमाल करता था। खानाबदोश जीवन था। ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसकी खोज की थी, पुरापाषाण काल की। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ऐसे लोग शिकारी थे और संग्रह भी करते थे, लेकिन अस्थायी निवास था इनका। ये लोग एक जगह पे टिक कर नहीं रहते थे, जगह जगह गुफाओं में या फिर जंगलों में रहते थे। फिर आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की खोज जॉन इवांस ने की थी। ये लोग आखेटक भी थे और पशुपालन मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हो गया था, और कुत्ता पालन के साक्ष्य भी मिलते हैं हमें मध्यपाषाण काल में। इन सब में सिंधु घाटी सभ्यता अभी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता इधर है, आपका कांस्य युगीन सभ्यता में है। तो चलिए अब नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं। डॉक्टर प्राइमरेज ने नवपाषाण काल की खोज की, और इस टाइम पे हम लोग पहिए, कृषि ये सब करना जान गए थे। अब हम लोग स्थायी निवास बना के रहने लगे थे। अब हम लोग जंगलों में भटकना बंद कर चुके थे। फिर आता है ताम्रयुगीन युग, युग, ताम्रकालीन युग। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ताम्रकालीन युग, तांबे और पत्थर ये प्रमुख चीज़ें थी हम लोगों के लिए। और उस टाइम कच्चे घर थे हम लोगों के। कुत्ता, गधा व घोड़ा ये सब हम लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया था। ताम्रयुगीन। फिर कांस्य युगीन आता है, तो हम लोग तांबे और टिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं कांसा। ये इसके अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगर बन गए थे, काफ़ी साफ सुथरी सभ्यता थी। यहाँ पक्के घर थे, साक्ष्य मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थे। और लौह कुलीन युग, ये वैदिक सभ्यता। जब आर्य आए भारत में, तो वो उन्हें लोहे का भी ज्ञान था, घोड़े भी उन्होंने लाए आर्य। तो ये लौह कुलीन सभ्यता थी। फिर अगला चौथा पॉइंट है केंद्र व प्रमुख शहर। तो इसमें लगभग 12-13 शहर मेन हैं जो इसमें मैंने लिखे हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, और मैं 4-4 करके बताऊंगा, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिसको पढ़ने में आसानी रहती है। एक साथ 4 चीज़ें आसानी से याद होते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखिए, इधर प्रमुख स्थल लिखा है मैंने, इधर प्रमुख स्थल लिखा है, इधर नदी लिखा है, इधर स्थिति, वो किस जगह पे उसका लोकेशन कहाँ है, और उत्खनन कार्य किसने किया था, उत्खनन करता कौन है। ये 4 बातें यहाँ पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा स्क्रीन में छोटी कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो हड़प्पा सभ्यता, पहला हड़प्पा जो है वो हड़प्पा नगर जो मिला, सबसे मेन 2 शहर हैं, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। तो पहला शहर हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। पाकिस्तान में पंजाब है, वहाँ पे साहिवाल एक ज़िला है, वहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के। यह सभ्यता हड़प्पा नगर के, सॉरी, पूरी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता है ही, लेकिन वहाँ का प्रमुख नगर हड़प्पा था। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था, और इसी की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने, और व्हीलर ने 1946 ईस्वी में यहाँ पे खुदाई की थी। क्योंकि कई चरण में उन्होंने किए थे, तो नई नई बातें पता चली थी। एक जगह खोद करके ख़त्म नहीं कर देते, कई बार उसकी खुदाई करते हैं ना। तो 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने, और व्हीलर ने 1946 ईस्वी में, मतलब आज़ादी से 1 साल पहले। ये हड़प्पा नगर, ये रावी नदी के किनारे है। इतनी बात हो गई। फिर हम लोग आते हैं मोहनजोदड़ो, ये दूसरा प्रमुख शहर था वहाँ। यही 2 शहर मेन थे। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर था मोहनजोदड़ो। ये लरकाना ज़िले में है, पाकिस्तान में ही ये भी है, लरकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैके नाम के अंग्रेज ने 1927 ईस्वी में फिर इसकी खुदाई करवाई,
और 1930 ईस्वी में व्हीलर ने इसकी खुदाई करवाई। देखिए ध्यान से, तो व्हीलर ने 1946 और 1946 में हड़प्पा की 1930 में मोहनजोदड़ो की व्हीलर ने दोनों जगह पे खुदाई की। ये बात ध्यान रखने योग्य है। और मैके ने 1927 ईस्वी में इसकी खोज की थी, मतलब इसकी खुदाई की थी। खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। फिर हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा है चन्हूदड़ो। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों ही सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। पाकिस्तान के नवाब शाह ज़िले में चन्हूदड़ो स्थित है, नवाब शाह ज़िले में। और इसकी खुदाई मैके ने 1925 में की थी। ये देखिए मैके यहाँ भी हैं मैके। 1925 में चन्हूदड़ो की खुदाई की थी मैके ने। और NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई की। ये दो नाम आते हैं, मैके 1925 ईस्वी और NG मजूमदार 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। फिर हम लोग अगला आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की थी। बीवी लाल एवं BK थापर ने 1961 में, मतलब 10 साल बाद, 1951 में अमलानंद घोष ने और 1961 में BK थापर ने और बीवी लाल और BK थापर ने 1961 ईस्वी में। तो ये प्रमुख बातें हो गई 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, 4 करके याद कीजिए, बहुत आसानी से याद होगा। फिर अगला आते हैं हम लोग 5, 6, 7, 8 ना, तो इन चारों को भी एक साथ ले लेते हैं। 5वां कोटदीजी, ये सिंधु नदी के किनारे ये भी स्थित है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खैरपुर नामक स्थान, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है, वहाँ पे कोटदीजी स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। खैरपुर नामक स्थान वहाँ है सिंध प्रांत का। तो उसकी खोज कीजिए फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में। ये भी आज़ादी के बाद ही खोजा गया। 1953 ईस्वी में फजल अहमद ने कोटदीजी की खोज की, खुदाई की। और फिर रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे स्थित है आपका, और ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में मादर नदी के किनारे ये स्थित है रंगपुर। गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में मादर नदी के किनारे, काठियावाड़ ज़िले में मादर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खुदाई की थी 1953-54 में रंगनाथ राव ने। देखिए रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में की थी। नाम भी मैच कर रहा है, याद करने में आसानी होगी। 1953-54 में रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी। अगला हम लोग आते हैं रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे हमारा स्थित है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है, पंजाब के रोपड़ नामक ज़िले में। पंजाब में एक ज़िला है रोपड़, वो वहाँ रोपड़ स्थित है, सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसकी खोज की। 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने, पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। ठीक। फिर अगला आते हैं हम लोग लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी भी खोज देखिए रंगनाथ राव ने 1953-54 में ही की थी। ये दो, रंगनाथ राव ने रंगपुर और लोथल की खुदाई का काम किया था 1953-54 में,
और 54 में ये गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में उन्होंने खुदाई की। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में खुदाई की 1953-54 में, रंगपुर में 1953-54 और 1954 में लोथल में उन्होंने खुदाई की थी। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई की थी। तो 5, 6, 7, 8 मैंने 4 और कंप्लीट कर दिए हैं। फिर अब आते हैं 9, 10, 11, 12 और फिर बचेगा 1, मतलब 13 हैं कुल मिलाकर। तो 9, 10, 11, 12 अब आप देख लीजिए। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे, ये उसका सबसे पूर्वी भाग है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ ज़िले में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पूरब में इसका नगर जो है वो है आलमगीरपुर, अभी तक जो मिला है। इसकी भी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने ही की थी। इसकी भी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने ही की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। और 10वां सूतकांगे डोर, 10वां सूतकांगे डोर दाश्क नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे सूतकांगे डोर स्थित है, दाश्क नदी के किनारे। ये दाश्क नदी के किनारे है, समुद्र तट भी यहीं पर है। ये मकरान, पाकिस्तान के मकरान में है ये। R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी। R.L. स्टाइन ने 1927 में ही इसकी खुदाई कर ली थी। तो ये आज़ादी से पहले की बात है। सूतकांगे डोर दाश्क नदी के किनारे, पाकिस्तान वाला पार्ट समुद्र तट के किनारे। कहाँ पे है? मकरान में, पाकिस्तान का मकरान ज़िला। सूतकांगे डोर दाश्क 1927, ये बातें आप याद रखें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 9, 10, फिर 11वां हमारा आता है बनमाली। ये रंगोई में है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है बनमाली। और इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1950 के बाद की बात है। मतलब कि कानून बन चुका था देश में। काफ़ी पुरानी बात है ये, मतलब काफ़ी नई बात है, देखा जाए तो काफ़ी पुरानी नहीं है, नई बात है ये। 1974 में खोजी गई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजी गई थी बनमाली। ठीक है, रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार ज़िले में 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट। इतना आप याद रख लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा धौलावीरा। ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का कच्छ ज़िला। कच्छ का रण जहाँ पे है वहीं पे लूनी नदी के किनारे धौलावीरा हमारा स्थित है। प्रोफेसर जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि अभी रविंद्र सिंह बिष्ट का नाम अभी पहले भी आया था 1974 ईस्वी में। वही रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पे 1990-91 ईस्वी में 1990-91 इन्होंने यहाँ पे खुदाई में सहयोग दिया था। और 1967-68 में जेपी जोशी ने खुदाई की थी। 67-68 में 67-68 में जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 90-91 में, मतलब कि ये और हम लोग पहले आ गए हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने नई जो खुदाई थी वो की 67-68 में। जेपी जोशी ने गुजरात के कच्छ ज़िले में लूनी नदी के किनारे धौलावीरा नामक नगर स्थित है। और लास्ट हमारा आता है सोतकाह। इस शादी कौर नामक नदी के किनारे स्थित है। सोतकाह, स तो याद करने में आसानी होगी, स और श एक ही जैसे हैं लगभग। तो सोतकाह शादी कौर नदी के किनारे स्थित है, ये दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। इसके अंग्रेज जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई की थी 1962 में। देखिए, जेपी जोशी ने 1967 में और 68 में की थी, और लेकिन जॉर्ज डेल्स ने उनसे भी पहले 1962 में दक्षिण बलूचिस्तान में शादी कौर नदी के किनारे, दक्षिण बलूचिस्तान में शादी कौर नदी के किनारे
इस नगर की सोतकाह की खोज कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसमें परिपक्व अवस्था के 6 नगर हैं जिन्हें परिपक्व अवस्था का बोला जाता है। उनमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धवलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धवलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। और स्वतंत्रता जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो देश का विभाजन हो गया, तो ज़्यादातर पार्ट चले गए पाकिस्तान में। तो आज़ादी के बाद जो खोज हुई उसमें गुजरात में सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। पूरा अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के जींद जिले में ये घग्गर नदी है। राखीगढ़ी सभ्यता वहीं पर मिलती है और इसकी खोज 1969 में 1969 में सूरज भान ने की थी इसकी खोज। राखीगढ़ी की खोज जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के जींद जिले में है। ये सबसे बड़ा स्थल है भारत में, वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। लोथल एवं सुरकोतड़ा मतलब सुरकोतड़ा भी बोलते हैं इसको, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल एवं सुरकोतड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कालीबंगन से मिली हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब वो लोग अलंकृत ईंटों का उपयोग भी करते थे। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका साइज है 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर क्यूब। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और इसकी गहराई हो गई। इसका उपयोग वो लोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन जो भी हो, इससे पता चलता है कि वो लोग साफ सफाई के प्रति आकर्षित थे। और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगन से। देखिए, लोथल से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, लोथल से हमारे बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और सुरकोतड़ा से बंदरगाह मिला है। मतलब आप लोग चीज़ों को एक साथ देख करके याद कीजिए, आसानी से याद होगा। मोहनजोदड़ो से एक शील प्राप्त हुआ है, उस पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का अंकन है। पशुपतिनाथ का अंकन है, उनकी मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा अंकित किए गए हैं। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। शेर का अंकन कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी शेर का अंकन नहीं मिलता। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा का मिल जाता है, लेकिन शेर का कहीं भी नहीं मिलता। और मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली है, किसकी? मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है, किसकी? नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु बोले तो यूनिकॉर्न का अंकन मिलता है। और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ का समाज संभवतः मातृ प्रधान था और वो लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मनके बनाने के कारखाने लोथल से मिले हैं,
चनहूदड़ों से मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, वहाँ मनके बनाए जाते थे लोथल और चनहूदड़ों से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, ये सर्पिलाकार लिपि है या ब्रुस्टोफेदस भी बोलते हैं इसको, ब्रुस्टोफेदस या ब्रुस्टोफेदम भी बोलते हैं। ये सर्पिलाकार, ये पहले बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं इस तरह से लिखी जाती थी और ये भाव चित्रात्मक थी। लिखने के लिए वो लोग संभवतः विचार अक्षरों का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। हल का साक्ष्य, मिट्टी से बना हुआ हल, बनमाली से इसका साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर और लोथल से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का पहला साक्ष्य जो है, प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। और सुरकोतदा कालीबंगन और लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। 3 जगह से मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानी बोला है। पिग्गट ने इसे एक ही साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानी कहा है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु था। कालीबंगन में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ सामान्य लोगों के रहने के स्थान पर भी किला पाया गया है, किले से घिरा हुआ पाया गया है। जो कि नीचे स्थल था वहाँ भी किले से घिरा हुआ पाया गया है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा के स्तरों के खेत जोते जाने के भी प्रमाण मिले हैं। खेत जोते जाने के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं और अग्नि पूजा की प्रथा के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में 2 प्रथाएं प्रचलित थीं, शवों को गाड़ने की और जलाने की। हड़प्पा में शवों को दफनाने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं, मतलब 2 लोगों की समाधियाँ एक साथ मिली हैं, युग्म समाधियाँ मिली हैं लोथल और कालीबंगा में। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सबसे पहले इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने रखा, जिसके नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई थी। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता बोला, लेकिन बाद में डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। लेकिन वर्तमान में प्रचलित नाम इसका है हड़प्पा सभ्यता। इसका वर्तमान में प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता है। पहले इसका नाम सिंधु सभ्यता था, जॉन मार्शल ने रखा। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, जिसे डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने रखा, और सबसे वर्तमान नाम हड़प्पा सभ्यता है। समकालीन सभ्यताएं। समकालीन मतलब इसी के समय की अन्य सभ्यताएं। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरिया भी बोलते हैं, और क्रीट की सभ्यता इसी के समय की सभ्यताएं थीं। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता जितनी विस्तृत थी,
अन्य सभ्यताओं में उतना विस्तार देखने को नहीं मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक विस्तृत सभ्यता थी। और सुमेरिया जो मैंने पहले बताया, मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन मिले हैं, मोहरें और चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। बर्तन, मोहरें और चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं सुमेरिया से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही हैं। मिस्र में मिले आभूषण, श्रृंगार प्रसाधन सैंधव सभ्यता के समान ही हैं। आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन जो कि मिस्र से मिले हैं वो सैंधव सभ्यता के ही समान हैं। और क्रीट सभ्यता में जो चित्र मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान मिले हैं। मतलब क्रीट सभा में प्राप्त चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान मिले हैं। इन सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंधों के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि सिक्के भी जगह जगह पाए गए हैं। और संभवतः सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता ने नहीं किया, क्योंकि मोहरों में स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। सभ्यता के मौलिक लक्षण, इसका सबसे प्रमुख लक्षण था नगर योजना। ये एक शहरी सभ्यता थी और यही इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। जो आज हम लोग सीवरेज सिस्टम देखते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। उन्होंने ही सबसे पहले इसका उपयोग किया था। नगर योजना इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और नगर जो है बहुत सड़कें, मकान बहुत विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे और सड़कें बिल्कुल सीधी होती थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति पर उन्होंने बनाया था। ग्रिड पद्धति मतलब सड़कें एक दूसरे को इस तरह से समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। ये उनके साफ सफाई का और उनके धार्मिक जीवन का बहुत बड़ा प्रमाण है। इसका साइज 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर है। ये उनकी सभ्यता का बहुत बड़ा एक पहचान है। मोहनजोदड़ो स्नानागार से ही, अगर मोहनजोदड़ो का नाम आता है तो सबसे पहले स्नानागार ही याद आता है। इसका उपयोग वो लोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, पूजा पाठ के लिए। आर्थिक जीवन, ये लोग अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत आकर्षित थे। आर्थिक जीवन इनका बहुत उन्नत था। इनका मुख्य उद्यम था कृषि, मतलब खेती। मुख्यतः ये लोग खेती करते थे। और खेती में क्या उगाते थे ये लोग? गेहूँ, जौ, इसका उत्पादन वो लोग करते थे। गेहूँ और जौ का, गेहूँ का और जौ का प्रमुखतः वो लोग उत्पादन करते थे। और बाकायदे अनाज भंडारण गृह भी मिले हैं। अन्नागार मतलब अनाज भंडारण वो लोग करते थे। कृषि के साथ वो लोग पशुपालन का भी उनमें विकास था, क्योंकि जगह जगह से बैल के साक्ष्य ये सब भी मिले हैं और जुताई के प्रमाण मिले हैं। तो इससे पता चलता है वो लोग पशुपालन भी करते थे। उद्योग एवं व्यापार जो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। उद्यम क्या था? कृषि कर्म था। और व्यापार अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। ये लोग वस्त्र निर्माण करते थे, इस काल का प्रमुख उद्योग था। और कपास की खेती भी सबसे पहले यहीं पर शुरू हुई, जिसे सिंडन नाम से जाना जाता है। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ हुई। और इस सभ्यता के लोग और कौन कौन सी बातें जानते थे? धातु निर्माण उद्योग, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे का निर्माण ये लोग करते थे। सोने की वस्तुएं भी इस्तेमाल करते थे। आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग। खैर बहुत अच्छे हथियारों के प्रमाण तो नहीं मिले हैं, क्योंकि ये लोग युद्ध के प्रति कम आकर्षित थे। जैसे कि वैदिक काल में आर्य लोग थे, वैसे ये लोग नहीं थे। परिवहन उद्योग से ये लोग परिचित थे। इस क्षेत्र में ये लोग व्यापार कार्य किया करते थे। और इनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन बहुत सुखी था इनका, सुविधापूर्ण था, साफ सफाई थी। सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार था।
समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था, ऐसा लोग मानते हैं। कौन सा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। शिल्पकार व श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये 4 वर्गों में इनका समाज विभक्त था। और इनका खेल के कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? जुआ खेलने का, शिकार करने का, नाचने का, क्योंकि मूर्ति भी मिली है, गाना बजाने का साक्ष्य मिले हैं, गाने बजाने के, ये सब उनके आमोद प्रमोद के साधन थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। जुआ खेलना, शिकार, नाचना, गाना बजाना और पासा इनका प्रमुख खेल था। पासा बहुत फेमस था वहाँ पे। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में ये लोग मातृदेवी के संप्रदाय थे यहाँ पे, और संध्वकालीन सभ्यता में मातृदेवी की उपासना की जाती थी। और शैव संप्रदाय भी था, क्योंकि पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि शैव धर्म की जड़ें जमने लगी थी। और मातृदेवी की भांति देवता की उपासना में बलि का प्रावधान था। बलि देने के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। यहाँ पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे। भूत प्रेत, अंधविश्वास, जादू टोना, इन सब पर भी ये लोग विश्वास करते थे, क्योंकि बहुत अधिक इनको ज्ञान तो था नहीं, तो इसलिए ये भूत प्रेत, अंधविश्वास और जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। बैल पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। और फाख्ता पवित्र पक्षी, फाख्ते को पवित्र पक्षी माना जाता था। स्वास्तिक चिन्ह मैंने अभी पहले भी बताया कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सबसे पहले यहीं पे स्वास्तिक चिन्ह मिला है, और वो स्वास्तिक चिन्ह आज तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली हैं, वो शिव जी से मिलता जुलता है, तो इससे पता चलता है कि शैव संप्रदाय बहुत पुराना है। शैव धर्म। लेखन कला, आज तक इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम सभ्यता को सिर्फ अनुमान के आधार पर हम लोग अभी जानते हैं। इसकी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लगभग 400 अक्षर हैं। 400 अक्षर हैं, 600 चित्र हैं। 400 अक्षर, 600 चित्र हैं, ये पूरा नोट किया गया है। ठीक है। और कैसे लिखा जाता था? प्रथम लाइन बाएं से दाएं, द्वितीय लाइन दाएं से बाएं, इस तरह से लिखा जाता था। और ये लिपि थी सर्पिलाकार लिपि, मैं भी पहले भी बता चुका हूँ। और ब्रुष्टोफेदस लिपि भी इसको बोलते हैं, ब्रुष्टोफेदम लिपि भी बोलते हैं। ये हो गया। और इस सभ्यता का पतन या विनाश, वैसे इसके पतन के कोई स्पष्ट हमको साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि कोई बहुत भयंकर बाढ़ आई होगी, उससे सभ्यता जल प्लावित हो गई और उसके ऊपर मिट्टी की कई बहुत मोटी परत जम गई हो, मतलब बाढ़ से सभ्यता नष्ट हो गई हो। ये ऐसा भी अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। और दूसरा, आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। आर्यों के और सिंधु निवासियों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ होगा, और भीषण युद्ध में बहुत से लोग मारे गए हों, क्योंकि आर्य लोग तो बहुत विद्वान थे, इनसे अधिक विद्वान थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। और सिंधु प्रदेश में होने वाले जलवायु परिवर्तन से सभ्यता का विनाश हो गया हो, ऐसा भी अनुमान है। कोई भीषण भूकंप आया हो, उससे सभ्यता नष्ट हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई प्राकृतिक प्रकोप, एक स्थान ऐसा है वहाँ पे 11 लाशें एक साथ मिली हैं, तो इससे पता चलता है कोई प्राकृतिक प्रकोप अवश्य रहा होगा। और मलेरिया के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता चलता है कोई प्राकृतिक प्रकोप या अनावृष्टि के कारण भी ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। ऐसे बहुत से साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही कम समय में नष्ट हो गई। और